Good morning everyone. This is Poonamya, your SSC teacher from Vishwa School Una. Dear students, I hope you all are fine. We are doing the chapter The Making of a Global World, and today we will continue with the topic Rise of Mass Production and Consumption. Mass means बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन का होना. So let's start the topic. In the US, recovery was quicker. We have already seen how the war helped boost the US economy. तो यूएस में तो बड़ी क्विक रिकवरी हो रही थी और वॉर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की यूएस की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में. After a short period of economic trouble in the year after the war, the US economy resumed its strong growth in the early 1920s. सो वॉर के बाद 1918 के बाद थोड़े टाइम तो ट्रबल्स फेस करनी पड़ी यूएस की जो इकोनॉमी थी, बट अर्ली 1920s का जो पीरियड था उसमें यूएस की इकोनॉमी फिर से स्ट्रांग होने लगी. One important feature of the US economy of the 1920s was mass production. The move towards mass production had begun in the late 19th century. What in the 1920s it became a characteristic feature of industrial production in the US. 1920s में US इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था और वो था मास प्रोडक्शन, बड़े हाई लेवल पे प्रोडक्शन करना. और ये जो मास प्रोडक्शन थी ये लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, बट 1920s तक आते आते ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन गया. अ वेल नोन पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड. तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम हेयर. पायोनियर मीन्स स्टार्ट करने वाले. ये मास प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट था ये किसने स्टार्ट किया? हेनरी फोर्ड ने, जो एक कार मैन्युफैक्चरर थे. ही अडेप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ अ शिकागो slaughterhouse in which slaughtered animals were picked apart by butchers as they came down a conveyor belt to his new car plant in Detroit. हेनरी फोर्ड ने शिकागो के एक स्लॉटर हाउस से असेंबली लाइन का आइडिया अडेप्ट किया. इसके अकॉर्डिंगली जो कन्वेयर बेल्ट थी उससे नीचे जब स्लॉटर्ड एनिमल्स आते थे तो जो उसके ऑनर्स थे वो उसको अपनी अपनी टर्न के अकॉर्डिंगली पिक कर लेते थे. तो उसने जो उसका कार प्लांट था डेट्रॉइट में, उस कार प्लांट के लिए असेंबली लाइन का आइडिया अडॉप्ट किया. He realized that the assembly line method would allow a faster and cheaper way of producing vehicles. The assembly line forced workers to repeat a single task mechanically and continuously, such as fitting a particular part to the car at a pace dictated by the conveyor belt. तो फोर्ड को लगा कि ये जो असेंबली लाइन मेथड है, ये जो आइडिया है, ये उसको व्हीकल्स प्रोड्यूस करने के लिए फास्ट और एक चीप वे है. असेंबली लाइन में क्या था कि वर्कर्स को फोर्स किया जाता था कि वो एक सिंगल टास्क को मैकेनिकली और बार बार रिपीट करें और कंटिन्यूसली जब वो एक काम को करेंगे तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे. सच एज फिटिंग अ पर्टिकुलर पार्ट टू द कार एट अ पेस, जैसे कि किसी भी कार में किसी पर्टिकुलर पार्ट को फिट करना, कोई पर्सन उस काम को बार बार करेगा तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा. तो दिस वॉज द आइडिया ऑफ असेंबली लाइन. This was a way of increasing the output per worker by speeding up the pace of work. Standing in front of a conveyor belt, no worker could afford to delay the motions, take a break, or even has a friendly word with a workmate. इस तरह से जो काम था वो बहुत अच्छे से हो रहा था, उसकी स्पीड को इंक्रीज किया जा रहा था. कन्वेयर बेल्ट पे खड़े होने पर जब कोई भी वर्कर जिसको पता है कि अब उसकी टर्न है तो वो डिले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अपना काम अपनी टर्न में सबको करना पड़ता था. एज अ रिजल्ट हेनरी फोर्ड्स कार नेम ऑफ द असेंबली line at 3-minute intervals, a speed much faster than that achieved by previous methods. इसका रिजल्ट क्या हुआ? हर 3 मिनट्स के बाद हेनरी फोर्ड की कार रेडी होने लगी और किसी भी जो प्रीवियस मेथड्स उसने अडॉप्ट किए थे उन सब से ये फास्ट मेथड था. द टी मॉडल फोर्ड वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार. और जो टी मॉडल फोर्ड थी वो वर्ल्ड की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार बन गई. At first, workers at the Ford factory were unable to cope with the stress of working on assembly lines in which they could not control the pace of work. So they quit in large numbers. In desperation, Ford doubled the daily wages in January 1914. At the same time, he banned trade unions from operating in his plants. अब वर्कर्स के ऊपर जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया, वो स्पीड के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने क्विट कर दिया, अपनी जॉब छोड़ दी. तो उसके लिए फोर्ड ने एक और रास्ता ढूंढा. उन्होंने जो उनकी वेजेस थे उसको डबल कर दिया जनवरी 1914 और उसी टाइम उन्होंने जो ट्रेड यूनियंस थी उनके प्लांट में जो काम कर रही थी उनको भी बैन कर दिया. हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क एवर हार्डर. तो इन हाई वेजेस को रिकवर करने के लिए, जिससे कि प्रॉफिट में कुछ कमी आ गई थी, उन्होंने
जो असेंबली लाइन थी उसकी प्रोडक्शन को फास्ट कर दिया और वर्कर्स को और ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए फोर्स किया. So much so he would soon describe his decision to double the daily wage as the best cost cutting decision he had ever made. इतना ज़्यादा मतलब फिर इससे जो उनकी इनकम इंक्रीज हुई कि उसको लगा कि ये जो उसने डबल वेजेस का आइडिया था ये उसका बेस्ट कॉस्ट कट डिसीजन था अब तक का जो उसने लिए थे. Fordiest industrial practices soon spread in the US. They were also widely copied in Europe in the 1920s. तो फोर्ड का जो ये इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस उसने किए थे जल्दी ही ये सारे यूएस में फैलने लगे. ये सारे यूएस में स्प्रेड हो गए और यूरोप में भी 1920s में इसको कॉपी किया जाने लगा. मास प्रोडक्शन लोअर कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स. तो जब मास प्रोडक्शन हो रही थी, बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन हो रही थी, तो इसमें कॉस्ट और प्राइस जो थे वो कम हो गए. थैंक्स टू हायर वेजेस मोर वर्कर्स कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार्स. वेजेस डबल होने के कारण लोग ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे थे. कार प्रोडक्शन इन द यूएस रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1919 टू मोर देन 5 मिलियन इन 1929. तो देखिए 1919 में जो कार प्रोडक्शन थी वो 2 मिलियन थी, बट 1929 तक वो 5 मिलियन तक पहुंच गई. सिमिलरली देयर वाज अ स्पर्ट इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोज, ग्रामोफोन प्लेयर्स, ऑल थ्रू अ सिस्टम ऑफ हायर परचेज डेट ऑन क्रेडिट रीपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट. इसके साथ साथ जैसे रेफ्रिजरेटर्स थे, वॉशिंग मशीन्स थी, रेडियोस थे, ग्रामोफोन प्लेयर्स थे, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा परचेज की जाने लगी. किस लिए? क्योंकि उनको वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी होती थी. The demand for refrigerators, washing machines, etc. was also fueled by a boom in house construction and home ownership, financed once again by loans. Students, refrigerators, washing machines, तो इन सब चीज़ों की जो या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन, हाउस ऑनरशिप, घर खरीदना, इन सब चीज़ों की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. तो फाइनेंस के लिए लोग क्या कर रहे थे? लोन ले रहे थे उसके लिए. The housing and consumer boom of the 1920s created the basic of prosperity in the US. Large investments in housing and household goods seemed to create a cycle of higher employment and incomes, rising consumption demand, more investment and yet more employment and incomes. तो अब ये जो हाउसिंग का बिजनेस था या फिर जो कंज्यूमर से लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ले रहे थे, उससे क्या हुआ? उससे 1920s में यूएस में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई. तो हाउसिंग के ऊपर या हाउस होल्ड गुड्स के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, इनकम इंक्रीज हुई, उनकी कंजम्पशन बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करने लगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी इंक्रीज हुई. In 1923, the US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender. 1923 में यूएस ने बाकी कंट्रीज को भी जो कैपिटल एक्सपोर्ट करना कंटिन्यू रखा और सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर बन गया. यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स आल्सो बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 years. यूएस के इंपोर्ट और कैपिटल के एक्सपोर्ट के साथ यूरोपियन जो मार्केट थी वहाँ भी उन कंट्रीज़ में भी रिकवरी हुई और अगले 6 years में वर्ल्ड ट्रेड और इनकम ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई. All this, however, proved too good to last. By 1929, the world would be plunged into a depression such as it had never experienced before. तो ये जो सारी चीज़ें थी ये बहुत लंबे समय तक नहीं चली. 1929 के एंड तक जो वर्ल्ड था वो एक डिप्रेशन के दौर में जा चुका था, जो पहले कभी भी उन लोगों ने फेस नहीं किया था. So in our next topic, we will study about the Great Depression. Thank you. Have a nice day.